नमस्कार, बीसीसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं सुशांत गौतम। खबरों में आगे बढ़ने से पहले डालते हैं नजर दिन की सुर्खियों पर। महंगाई की वजह से होली का रंग फीका। छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारियों का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन। द कश्मीर फाइल सिनेमाघरों में हुई रिलीज, दर्शकों में खासा उत्साह। विश्व महिला दिवस अंतर्गत महिलाओं को किया गया सम्मान। अब खबरें विस्तार से। कश्मीरी पंडितों पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल सिनेमाघरों में 11 मार्च को रिलीज हो चुकी है, जिसे देखने के लिए पूजा श्री मल्टीप्लेक्स में इन दिनों काफी संख्या में दर्शकों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। आखिर क्यों दर्शक द कश्मीर फाइल्स देखने के लिए उत्सुक है, जाना बीसीसी न्यूज की टीम ने। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स पूरे सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। यह फिल्म 1990 में दर्शाई गई, जहां पर कश्मीरियों का आतंकवादियों द्वारा हत्या कर दी गई थी, उस पर एक फिल्म दर्शाई गई। यहाँ पर काफी संख्या में दर्शक मौजूद है। इनसे जानते हैं कि कैसी है पिक्चर। आप पिक्चर देखने आए हैं कि देख के आ गए हैं? देखने आए हैं। मतलब एक लगातार एक यहाँ पर लोगों में एक वो था कि कश्मीर फाइल्स देखना, काफी संख्या में भीड़ आई है। क्या कारण है पिक्चर देखने का? निश्चित तौर पर हम भारतवासी यह जानना चाहते हैं कश्मीर में जो हुआ उस समय 1990 की बात है, जो उसको देखने के लिए कैसे कश्मीर पंडितों को वहां से छोड़ना पड़ा, किस आतंक की वजह से, किनके लोगों के कारण ये हुआ, आज इस फिल्म में दर्शाया गया है। इस उत्सुकता के साथ हम लोग आए हैं कि उनके साथ क्या त्रासदी हुई, कैसे उनको लोगों ने आताड़ित करके वहां से छोड़ने के लिए मजबूर किया। इस पिक्चर से ही पता चला, क्योंकि हमको आज तक हमने ये देखा है इतिहास की गलत जानकारी देना। पूर्ववर्ती सरकारों ने इतिहास की गलत जानकारी देते थे, और आज हमें यह मानना है कि यह फिल्म के माध्यम से इतिहास क्या है और सही में क्या हुआ, यह जानकारी इस फिल्म के माध्यम से उपलब्ध होगी। पूर्ववर्ती सरकार किसकी सरकार के टाइम का ये की बात है? सरकार इंद्र कुमार गुजराल की थी, लेकिन यह कहना कि इंद्र कुमार गुजराल की सरकार से ऐसा नहीं है। पूर्व में भी इस देश के इतिहास को तोड़ मरोड़ के ही बताया गया है। निश्चित तौर पर भारत के आजादी के बाद अगर इस देश में शिक्षा मंत्री अगर हुए तो 6 मुस्लिम शिक्षा मंत्री हुए लगातार, और मुस्लिमों के द्वारा गलत जानकारी देकर गलत इतिहास लोगों को पढ़ाया गया। निश्चित तौर वीपी सिंह की सरकार थी उस टाइम? नहीं, उस समय इंद्र कुमार गुजराल, वीपी सिंह की सरकार थी या इंद्र कुमार, दो में से के थे उस टाइम। बीजेपी की नहीं थी, जगमोहन जी राज्यपाल हुआ। ये सब ठीक बोल रहे हो आप, थे, लेकिन उस समय ये शुरुआत हुई थी। उसके बाद सरकार बदली और यह बहावा स्थिति हो गई कि लोगों को कश्मीर छोड़ के जाना पड़ गया। बिल्कुल, आज कश्मीरी पंडित आज भी अपनी शरणार्थी ही कहलाते हैं और आज भी वो अपना अस्तित्व तलाश कर रहे हैं। पिक्चरें रियल लाइफ से ही रियल लाइफ तैयार होती है। यहाँ पर काफी संख्या में लोग और भी। इनसे जानते हैं कि क्या कारण है पिक्चर देखने का, कि कश्मीर पे बनी है पिक्चर, देखने आए हैं आप लोग, क्या कारण है? द कश्मीर फाइल्स पिक्चर जो है, कश्मीर में हुए हिंदुओं के साथ अत्याचार की प्रत्यक्ष जो कहानी थी ना, उसको दर्शाया गया है। भाई, हमने आज तक सुना था कहीं ये हुआ, कश्मीरों के पंडितों के साथ ये हुआ, पंडितों को निकाला गया। वस्तु स्थिति जानने के लिए हम लोग पिक्चर देखने आज यहाँ आए। हम आपको बताना चाहेंगे कि कश्मीर बचाओ देश बचाओ आंदोलन के तहत विद्यार्थी परिषद में हम लोग उधमपुर तक गए थे, और उधमपुर से कश्मीर के जब प्रस्थान किए थे तो वहां से हमारी गिरफ्तारी कर ली गई थी। उस समय वीपी सिंह की सरकार थी, और फिर हम लोग वीपी सिंह के घर घेराव किए थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस टाइम, 1990 में वीपी सिंह की जब सरकार थी, तब की बात। तो कश्मीर में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ है उसकी पूरी कहानी दर्शाई गई है। इसको देखने के लिए हमेशा इतिहास पे एक बात कही जाती है, इतिहास की आलोचना होती है, लेकिन उनको तत्कालीन सुधार नहीं किया जाता। आज भी कश्मीरी पंडित शरणार्थी ही कहलाते हैं। इनको आगे लाने के लिए सरकार को किस तरीके से प्रयास करना चाहिए ताकि कश्मीरी आज अपने कश्मीर में जाकर फिर से कश्मीर में रहें। और 370 हटने के बाद तो बात भी कही जा रही थी, अब कश्मीर में वहां पर लोग जमीन भी खरीद सकते हैं और कश्मीर में लोगों को रेसिडेंस मिलेगा। वर्तमान सरकार ने निश्चित तौर पर 370 खत्म करने के बाद 35 आर्टिकल 35 को भी समाप्त किया है। निश्चित तौर पर वहां पर नई बसावट होगी। अब कश्मीरी पंडित जो वहां से विस्थापित हो चुके हैं उनको बचाने का कार्य किया जा रहा है। आने वाले समय में आपको निश्चित तौर पर यह दिखेगा कि वहां पर कश्मीरी पंडित कश्मीर में नजर आएंगे, और यह देश जो आज
ये कहना चाहते हैं कश्मीर में जो इन्होंने जो हालात बनाए थे कि अगर कश्मीरी महिला अगर भारतीय नागरिक से शादी करती तो वहां उसको कोई अधिकार नहीं होता, अगर वो पाकिस्तान के नागरिक से शादी करती तो उसको वहां के मूल नागरिक का अधिकार भी मिलता था। धारा 370 आर्टिकल 35 को हटाने से निश्चित तौर पे भारतवासियों को वहां रहने के लिए हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध होगी। बिल्कुल 370 हटने के बाद यह कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन कश्मीर के हालात क्या है, या कश्मीर के लोग ही ज्यादा बेहतर बताएंगे। यहाँ पे कुछ युवा साथी भी मौजूद है, इनसे जानते हैं, पिक्चर देखने आए युवा हैं, क्या लगता है किस तरीके का रिव्यू, कैसी जानकारी मिली थी तो आज पिक्चर देखने के लिए यहाँ पर, क्योंकि काफी समय से सिनेमाघर भी बंद रहे हैं कोविड के समय पे, अब आप लोग क्या उम्मीद और कयास लेकर आए? बस यही उम्मीद है कि जैसे कश्मीर में पहले भारत का झंडा नहीं लहराया जाता था, आज के वहाँ तिरंगा फहरता है, तो एक भारत का हिस्सा हम मान के भी नहीं मानते थे उसको, तो आज जो वर्तमान सरकार है जो उसे मूल रूप दी है, और जो कश्मीर में हुआ है वो आज हम सब देखेंगे यहाँ पर, और सभी युवा साथी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज कश्मीर में क्या हुआ था, जो वास्तविक स्थिति क्या थी उस समय की, और क्या हुआ था वहाँ कश्मीरी पंडितों के साथ, आज हम सब यही देखने आए हैं। वर्ती सरकार की अगर आप नाम ले रहे हैं, आज बीजेपी की गवर्नमेंट है लगभग 2014 के बाद से, आज भी कश्मीरी पंडित जो है शरणार्थी हैं, क्यों है ऐसा? अब आज भी कश्मीरी पंडित जो शरणार्थी हैं, अब तो ये तो पूर्व की सरकार ही बता पाएगी, क्योंकि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया वो तो आज हम भी यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि हमें तो सिर्फ पता है जो कौन है पूर्व की सरकार? पूर्व सरकार कांग्रेस सरकार थी। और ये मैं आपसे भी एक सवाल बोलूंगा कि ये सर जो कुछ सवाल है, मैं चाहता हूँ कि जो कुछ कांग्रेसी हैं, जो पूर्व की सरकार के जो लोग हैं, उनसे भी थोड़ा सा इस पे एक सवाल का जवाब दिया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं तो आम जनता समझकर बात कर रहा हूँ, और कौन कांग्रेसी है कौन भाजपा, ये मेरा विषय नहीं है। मैं एक आम आदमी नागरिक होते हुए भी मैं आपसे एक मतलब सिर्फ ये सजेस्ट कर रहा हूँ आपको कि जो भी पूर्व में लोग थे, जो पूर्व कांग्रेसी लोग हैं, और जो हमारे आज भी वर्तमान जो कांग्रेसी लोग हैं, उनसे भी ये सवाल पूछा जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, शायद वो लोग इसके बारे में ज्यादा अच्छा से बता सकते होंगे। महिलाएं भी पहुंची हुई हैं मूवी देखने के लिए, महिलाओं में भी खासा उत्साह है इस पिक्चर को लेकर, इनसे जानते हैं किस तरीके का उत्साह है और क्या है कश्मीर का मसला, अगर बता पाए तो। कश्मीर का मसला तो सभी लोग जानते हैं, जो अभी देखते ही आ रहे हैं लोग, लेकिन मैं ये जानना मतलब ये इस मूवी से मेरे को बहुत प्रेरणा प्राप्त हुई है कि मुझे ये देखना चाहिए। मूवी देख लिए हैं? नहीं, देखने आई हूँ, तो मैं प्रेरित होकर आई हूँ इस पिक्चर को देखने के लिए। कैसी प्रेरणा? क्योंकि मेरा मानना है कि जो कल्हड़ की राज तरंगिणी है, उसमें सबसे पहले ये कश्मीर शब्द का उल्लेख हुआ था। हमने इतिहास में पढ़ते आए हैं, हम अपने पुराने इतिहास में हम पढ़ते आए हैं कि कल्हड़ की राज तरंगिणी जो पुस्तक है उसमें कश्मीर शब्द का उल्लेख हुआ, और कश्मीर शब्द जो है वो भारतीय शब्द है, संस्कृत का शब्द है, और ये जो कश्मीर शब्द है ये संस्कृत का शब्द होने के कारण ये 500 तो 600 वर्ष पहले से ही था, है ना। और लेकिन ये माना जाता है कि ये जो है यहाँ पर मुस्लिम आक्रमणकारी आए और इन्होंने इसको कब्जा कर लिया, ये उनका हिस्सा है या ये पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए, ऐसा पाकिस्तान के लोग मानते हैं। लेकिन मैं मानती हूँ कि ये कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग था, है और आगे भी रहेगा, और लोगों को जागरूकता होनी चाहिए। और जैसे हमने अब जो से रोज देखते हैं टीवी वगैरह समाचार पत्रों के माध्यम से भी हमको ये जानकारी प्राप्त होती थी कि कश्मीर में क्या मूल समस्या है कश्मीरी पंडितों की, लेकिन उसका बस सुनते थे, जानते थे, लेकिन हमने जो सुना और जाना आज हम उसको देखने भी आए हैं इस फिल्म के माध्यम से। यही हमारा। कश्मीरी पंडित की बात कर रहे हैं और इतिहास की भी बेहतर जानकारी आपने दी, कश्मीरी पंडितों की, आज कश्मीरी पंडित कहाँ है? आज कश्मीरी पंडित तो दिल्ली में बहुत दयनीय स्थिति में मेरे को लगता है वो भिखारियों की स्थिति में है, और कुछ जो है वो ऊंचे पद भी प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन ज्यादातर जो कश्मीरी पंडित है वो दयनीय जीवन जी रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ उनको उनका सम्मान वापस मिलना चाहिए, वो कश्मीर उनका था और उनको वो प्राप्त होना ही चाहिए। बिल्कुल, जिसका कश्मीर है उन्हें उसके हक में मिलना चाहिए, और कश्मीर में लगातार यह बात कही जा भी रही है कि कश्मीरी पंडित हमेशा शोषण के शिकार होते हैं। अब जब सरकार को बन चुकी है तब एक उम्मीद और एक कयास भी जगती है कि अब कश्मीरी पंडितों के साथ शायद न्याय हो पाएगा। लोगों से जानते हैं, पिक्चर देखकर आ चुके हैं, इनसे जानते हैं किस तरीके की पिक्चर थी, क्या दिखाया गया है पिक्चर पर। लगभग ये वही सच है जो हम लोग कभी सोच ही नहीं सकते। इतनी बुरी दास्तान कश्मीरियों की होगी
हिंदू कश्मीरियों की, पंडितों की, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इतना दुख पिक्चर देख के हम लोगों को हो रहा है, कितना दुख वहाँ वो झेल के यहाँ दिल्ली में या बाकी जगहों पे निर्वासित होकर पड़े हैं, तो उनसे पूछा जा सकता है। पिक्चर देख के यही लग रहा है कि हम भारतीयों ने बहुत बड़ी गलती कर दी उस समय न जानकर। इससे ज्यादा कुछ कहना ठीक नहीं। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं। निश्चित तौर पे जिस तरीके से बताया जा रहा है तो रोंगटे खड़े कर देने वाली मूवी होगी। क्या लगता है आपको कि कश्मीर मसले पर बनी है पिक्चर? क्या रहा है कश्मीर का मतलब? मूवी देखकर क्या समझ आता है? क्योंकि किसी भी अगर वास्तविकता को जानना है तो हमारे समाज का दर्पण होता है सिनेमा। क्या लगता है कैसी रही है मूवी? मूवी तो बहुत भावुक कर दिया मूवी को देख के। इस मूवी को मूवी तो नहीं कहेंगे, इस घटना को बहुत पहले ही इस पटल पर यूथ के सामने आ जाना था, जो कि आने में कि मुझे लगता है कि बहुत साल लग गए, बहुत समय बीत गया कि ये घटना, सच्ची घटना जो एक हम यूथ के सामने नहीं आ पाई, वो आज हम इस फिल्म के माध्यम से हम सभी ने जाना कि हम हिंदुओं के साथ, कश्मीरी पंडित तो बोलना बेवकूफी होगी, हम हिंदुओं के साथ हमें काफिर बोल के हमारे देश से ही हमें निकाला गया, हमें मारा गया, हमें काटा गया। तो ये एक मतलब दिल दहला देने वाली घटना है। भविष्य में भी इस प्रकार का कुछ ऐसा ना हो हमारे देश में। इसलिए मैं हमारे हिंदू भाइयों को बोलना चाहूंगा कि एकजुट रहें और ऐसी भी कोई समस्या है तो उसका डट कर मुकाबला करें। जो हमारे हिंदू भाई थे उस समय तैयार नहीं थे, मुकाबला नहीं कर पाए, लेकिन अब ऐसी कोई परिस्थिति न बने देश में, अगर बनेगी तो हम उसका डट कर मुकाबला करेंगे। बिल्कुल, कोई भी परिस्थितियां हो डट कर मुकाबला करना ही चाहिए। और यहाँ पर और लोग भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या लगता है कश्मीर सबसे बड़ा मसला, बहुत जटिल समस्या रही है, 1990 के दौर की घटना है, या काफी विहंगम नजारा था, काफी दर्दनाक नजारा था जो हम पढ़ते हैं इतिहासों पे। मैंने तो मूवी देखी नहीं है, फिर भी जो हमने इतिहास पढ़ा है कश्मीरी पंडितों के साथ जो दर्दनाक हादसा हुआ, विस्थापित कराया गया, आज भी वो शरणार्थी के जीवन जीने को मजबूर है। क्या लगता है कि पिक्चर के माध्यम से क्या समझ आता है? निशब्द कर देने वाली तस्वीरें, और सोच करके लगता है कि जब आज की स्थिति में उनका चित्रण इस तरह से है तो जिनके ऊपर बीता होगा वो किस तरह की स्थिति रही होगी। हाँ, ये जरूर है कि आज भी कश्मीरी पंडित पुनर्वास की स्थिति को पूरी तरह से प्राप्त नहीं किए हैं, पर धारा 370 हटने के बाद वहां पर स्थितियां और हालात सुधरे हैं, लगातार सुधर रहे हैं, और धीरे धीरे मुझे लगता है कि कश्मीरी पंडितों वापस में वास्तविकता में, इस पिक्चर ने ये बताया कि हम जिनको कश्मीरी पंडित बोल करके अपने देश से अलग कर रहे थे वो वास्तविकता में भारतीय हिंदू थे, क्योंकि कश्मीर भी भारत का ही हिस्सा है। और कश्मीरी पंडित बोल करके हम उनके उस आंदोलन को छोटा करने का प्रयास कर रहे थे। वो डिवाइडेशन था, केवल पंडितों की लड़ाई उसको बनाया गया, परंतु उसमें बौद्धों का भी, सिखों का भी, जिन्होंने जिहाद की मानसिकता का विरोध किया, उन सभी लोगों को कश्मीर से भागने पर विवश किया गया। और मुझे ये लगता है कि वापस कश्मीर जो धरती का स्वर्ग है, और जिस तरह की चीजें नॉलेज उसमें बताया गया है कि कश्मीर की स्थिति को वापस मजबूत करना है, और कश्मीरी लोगों का और कश्मीर के पुनर्वास का जो प्रक्रिया केंद्र सरकार चला रही है, निश्चित रूप से आगे सफलता को प्राप्त करेगा, ऐसी उम्मीद मैं आपके माध्यम से करता हूँ। बिल्कुल, पुनर्वास की प्रक्रिया प्रारंभ भी होनी चाहिए। और जिस तरीके से देश में हिंदू और हिंदुओं के साथ, हिंदू कहेंगे उनके साथ जिस तरीके की घटनाएं हुई, निश्चित तौर पर यह दोबारा घटित नहीं होनी चाहिए। यह सरकारों को भी ध्यान देना चाहिए। अब देखने वाली बात है कि सरकार इस पर किस तरीके से कार्य करती है। सुशांत गौतम, बीसीसी न्यूज, कोरला पेंड्रा, मरवाही। छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें मनरेगा कर्मचारियों के द्वारा दत्तात्रेय मंदिर परिसर में 2 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें समस्त मनरेगा कर्मियों का नियमितीकरण एवं नियमितीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होने तक ग्राम रोजगार सहायकों का वेतनमान निर्धारित कर समस्त मनरेगा कर्मियों पर सिविल सेवा नियम 1966 के साथ पंचायत कर्मी नियमावली लागू किए जाने की मांग की गई है। मनरेगा कर्मचारी महासंघ के द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम से तहसीलदार अविनाश को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं मनरेगा कर्मचारी आखिर क्यों धरना प्रदर्शन करने को मजबूर है, जाना बीसीसी न्यूज की टीम ने। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना जो सरकार की एक महती योजना है, जिसमें सरकार की मंशा यह है कि मजदूरों को गांव में ही रोजगार मिले और मजदूर पलायन न करे।
मजदूर तो पलायन नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कर्मचारी संघ के लोग काफी संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं। तमाम तरह की इनकी मांगे हैं। इनसे ही जानते हैं क्या यह मांग लेकर यहाँ पर आए हैं और किस चीज का ये धरना दे रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वंदना गुप्ता है। मैं मरवाही ब्लॉक से, ग्राम पंचायत धोबर से रोजगार सहायक पद पर पदस्थ हूँ। क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की? किस चीज के लिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे सर्वप्रथम हम तो ये बताना चाहेंगे कि आज हमको 4-5 महीने हो गए, हमको कोई सैलरी नहीं, किसी प्रकार से कोई भी सहायता नहीं शासन से, और हम 5,000 मानदेय में 5 महीने बगैर वेतन के किस तरह अपना गुजारा कर रहे हैं वो सभी भाई बहन सब जानते हैं। और इसी प्रकार हम शासन को याद दिलाना चाहते हैं कि वह अपने चुनावी जन घोषणा पत्र को आत्मसात करते हुए समस्त मनरेगा कर्मियों का नियमितीकरण किया जावे। दूसरा मांग हमारा नियमितीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होने तक ग्राम रोजगार सहायकों का वेतनमान निर्धारण कर समस्त मनरेगा कर्मियों पर सिविल सेवा नियम 1966 के साथ पंचायत कर्मी नियमावली लागू किया जावे। यही 2 सूत्री मांगों को लेकर आज हम 14/3/2022 को आज जीपीएम जिला के दत्तात्रेय स्थान पर अपने मांगों को पूर्ण करने हेतु शासन को याद दिलाने हेतु आज यहाँ पर बैठक रखेंगे। बिल्कुल, सरकार को अब अभी 3 साल हो गए हैं। 3 साल के बाद लगातार यह घोषणा पत्र में बात कही गई थी कि इनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। 10 दिवस में पूरा करने की बात की गई थी, लेकिन आज 3 साल होने के बाद भी पूरा नहीं किया। कि क्या लगता है आप लोगों को कि आप लोगों की मांग को पूरा नहीं किया गया है? कि शासन से क्या चाहते हैं, कितनी जल्दी इस मांग को पूरा करके? जी, शासन हमको भूल गई है कि मतलब हमारे पीछे 400-500 लेबर कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम क्या करें? हमको 5 महीने से पेमेंट नहीं मिला है। मजदूरों को पेमेंट मिल पाती है? हाँ, मजदूरों को तो 15 दिन के अंदर में मिल रहा है, लेकिन अभी फिलहाल नहीं मिल रहा है। मजदूरों को हम क्या नाम क्या है? सीलू केवट, ग्राम रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत चंगेरी, जनपद पंचायत मरवाही। क्या बता रहे हैं? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हम लोगों को 5 महीने से अभी तक पेमेंट नहीं मिला है, और मजदूरों को रोजगार की गारंटी हम देते हैं, उनको रोजगार देते हैं, और आज तक उनको पेमेंट होता जा रहा है, लेकिन अभी तक हम लोगों को पेमेंट नहीं मिल रहा है। आप लोग महिलाएं हैं, महिलाओं की अपनी दैनिक जरूरतें होती हैं, तमाम चीजें ऐसी हैं, तो आप लोग कैसे घर को चला रहे हैं? चूंकि सब महिलाएं जो दिख रही हैं घर परिवार वाली दिख रही हैं, बच्चों का भरण पोषण होता है, कैसे चल रहा है घर? बहुत मुश्किल हो गया सर, क्योंकि ये 5 महीना हो रहा करके पेमेंट नहीं मिल रहा, और हम लोग को बहुत आर्थिक संकट का बहुत सामना करना पड़ रहा है। अपना परिवार चलाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। छत्तीसगढ़ शासन को जितने भी अभी तक में राष्ट्रीय स्तर पुरस्कार प्राप्त हुए हैं मनरेगा के उसमें, वो पूरे धरातल स्तर पर जब रोजगार सहायक काम किए हैं उसके अनुसार उनको काम मिला है, इनाम मिला है उनको। परंतु रोजगार सहायकों को आज तक मानदेय पर ही रखा गया है। उनको ना तो अभी 4 महीने से पेमेंट मिला है, और अपने कार्य में जो ईमानदारी से कर रहे हैं उनको उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा है। जबकि छत्तीसगढ़ शासन के सरकार में आने से पहले कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बोला था कि हमारी सरकार बनती है तो हम 10 दिन के अंदर पूरे अनियमित संविदा कर्मियों को नियमित करेंगे, लेकिन आज तक कुछ भी पहल नहीं हो पाया। सिर्फ सरकार इतना बोल रहा है कि कमेटी बन रही है, लेकिन कमेटी का निर्णय अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया। यहाँ पर लगभग 5 माह से बता रहे हैं कि उन्हें सैलरी नहीं मिली है, और दूसरी चीज नियमितीकरण की मांग जो इनके द्वारा की गई थी, जिस पर राज्य सरकार ने मुहर लगाई थी कि 10 दिनों में इनकी मांग को पूरा कर दिया जाएगा, मगर आज तक मांग पूरी नहीं हो पाई। यहाँ पर मनरेगा कर्मचारी के जिला अध्यक्ष हैं, आप जिला अध्यक्ष भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि क्या है मुद्दे। अगर यह मांग पूरी नहीं होती, चूंकि लगातार सरकार दावे करती है, दावे धरातल पर पूरे नहीं हो पाते, सरकार के दावे खोखले हैं। क्या लगता है अगर सरकार इस दावों को पूरा नहीं करती तो आगे आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया होगी इसको लेकर? आगे की रणनीति ये है, अगर सरकार हमें मांगों को पूरा नहीं करती है, पहली बात तो ये बताना चाहूंगा कि मनरेगा ऐसा अधिनियम है जिसमें हम मजदूरों को रोजगार दे रहे हैं, लेकिन जो रोजगार दे रहा है उसको उसका वेतनमान, उसकी सैलरी कोई ठिकाना नहीं है। 4 से 5 महीने हो गए हैं, सभी साथी लोग हैं बता रहे हैं कि घर चलाना मुश्किल हो गया है। और ये अधिकारी कर्मचारी वर्ग है जो बाहर से आके रह रहे हैं, उनके ऊपर घर का किराया पटाना, घर कैसे चलाएं, बच्चों को कैसे पालें, ऐसी संकट आ पड़ी। लेकिन सरकार ऐसी है कि हम घोषणा पत्र में भी उसको बोले कि 10 दिनों में हम नियमित करेंगे मनरेगा को, अगर हमारी सरकार आती है तो। आज जो वर्तमान में मंत्री है, सीएम है, वो पिछले गवर्नमेंट में हमारे मंच से आके बोले थे जब हम स्ट्राइक में थे उस समय, कि हमारी सरकार आती है तो हम 10 दिन के अंदर नियमित करेंगे। लेकिन आज देख रहे 3 साल होने जा रहा है, ना तो समय में सैलरी मिल रही है, ना नियमित किया जा रहा है, ना कोई पॉलिसी बन रही है, ना कोई सार्थक पहल हुई है।
इसी को हम ध्यान आकर्षण करने के लिए आज सांकेतिक हड़ताल में है। अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो अप्रैल माह के पहले वीक से हम सभी मनरेगा साथी पूरे प्रदेश स्तर पर हड़ताल करेंगे। वो अनिश्चितकालीन रहेगी, मतलब जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम हड़ताल पे बैठेंगे, मतलब काम जीरो रहेगा। बिल्कुल, सरकार जब अपने घोषणा पत्र पे कोई बात को लागू करने की बात करती है तो निश्चित तौर पर सरकार को यह चाहिए कि सरकार इन घोषणाओं पर अमल लाए और यह कर्मचारी जो यहाँ पर आज बैठे हैं और हड़ताल कर रहे हैं, चूंकि यहाँ पर महिलाएं भी हैं, लोग यहाँ पर आके धरना दे रहे हैं, निश्चित तौर पर सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और इनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। सुशांत गौतम, बीसीसी न्यूज, गौरला पेंड्रा, मरवाही। तो तुमको करनी होगी, मांग तो पूरी करनी होगी। अब समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं सुशांत गौतम। जिला प्रशासन द्वारा जिले में अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही, वहीं जिले में छोटी छोटी बनी गुमटियों की दुकानों को भी हटाया जा रहा है। निश्चित तौर पर यह कार्रवाई उचित तो है, मगर इसके इतर अगर गरीबों के पास ना तो आवास की सुविधा है और ना ही जीविकोपार्जन का साधन, तब जिला प्रशासन को चाहिए कि इन गरीबों पर मानवीय संवेदना दिखलाते हुए उचित व्यवस्था कराई जानी चाहिए, ताकि यह गरीब अपनी परिवार का भरण पोषण कर सके। वहीं इन गरीब गुमटियों के संचालक से बात की बीसीसी न्यूज की टीम ने। जिला प्रशासन के द्वारा इन दिनों अतिक्रमण की कार्यवाही की जा रही है। वहाँ जहाँ जिलों के सड़कों के किनारे बने छोटे छोटे गुमटियों को हटाया जा रहा है। निश्चित तौर पर ये कार्यवाही सही भी है, मगर इसके इतर अगर बात की जाए कि जिले में तमाम प्रभावशाली लोग हैं जो जिले के मेन मुख्य मार्गों पर अतिक्रमण किए हुए, उन पर कार्यवाही नहीं की जाती। कार्यवाही की जाती है गरीबों पर। मैं खड़ा हूँ अभी जिला अस्पताल के सामने। यह जिला अस्पताल जहाँ पर पूर्वांचल क्षेत्र कटरा, उसाड़, बिलझिरिया से लेकर साले घोरी तक के लोग यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं, जहाँ पर यहाँ इलाज के लिए यहाँ पर लोगों को, जो मरीज है उन्हें भोजन की व्यवस्था तो मिल जाती, मगर उनके साथ आए लोगों को यहाँ पर ना भोजन की व्यवस्था ना किसी तरीके की व्यवस्था मिल पाती है। अब उनको एक सहारा उनके पास था कि आसपास की लगी छोटी छोटी गुमटियां, जहाँ पर लोग चाय नाश्ता से लेके आ चुकी है, डिलीवरी के लिए महिलाएं आती है, जहाँ पर तमाम चीजों की अव्यवस्था रहती है, तो यहाँ पर आकर वह कम से कम यहाँ पर अव्यवस्थाओं की चीजें उनको यहाँ पर मिल जाती है, गर्म पानियों की व्यवस्था मिल जाती है। यहाँ पर आज जिला प्रशासन के द्वारा इन गुमटियों को हटा दिया गया है। यहाँ पर गुमटी के यहाँ पर कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या जिला प्रशासन ने आप लोगों को इसकी सूचना दी थी इसके हटाने से पहले? हाँ, 8 को दिए थे, 9 को हटाने के लिए बोल दिए थे। एक दिन का समय दिए थे। आज पूरा निकाल के पूरा उखड़वा के फेंक दिए हैं। आज हम रात को कहाँ रहेंगे? हम तो रोडे में अभी रहेंगे ना। हमारा सामान तो पूरा बाहर पड़ा हुआ है, तो अभी हम लेके कहाँ भी जाएंगे? हमको ना आवास घर मिला है, न कुछ भी नहीं मिला है, तो हम क्या करेंगे? अभी जाके कहाँ जाएंगे? किसके दरवाजे में जाएंगे? कौन देगा हमको अभी सहारा यहाँ पर? अब जो आवाज भी आते थे, आवाज भी नहीं बना है। 7-8 साल हो गया यहाँ रहते। आधार कार्ड, राशन कार्ड सब कुछ बना हुआ है, लेकिन घर नहीं दिए गया है यहाँ से। आवास के लिए कभी आवेदन किया आप लोगों ने? हाँ, किए थे, आवेदन लगाए थे, अभी तक नहीं बना? नहीं बना है। अब आप लोग के पास कोई सहारा भी नहीं है कि जाएंगे कहाँ रात को? रात को कहीं जाने कोई समस्या तो है भैया। अब हम लोग यही रहेंगे, जा तो अभी कहीं नहीं सकते हैं, कहीं पर भी जगह नहीं है रहने के लिए अभी। मतलब आप लोग का घर ही नहीं है कहीं पर? घर नहीं है अभी। यही खाना, यही रहना, हम लोगों का सब कुछ होता था, गुजारा यही से सब कुछ।
कितनी आमदनी हो जाती थी रोज की? रोज का आमदनी तो 1000-1500 तक हो जाता है। अच्छा रहता है तो ऐसे 2000-2500 तक। कमा लेते हैं आप? हाँ, दिन भर में। अब व्यवस्था नहीं है तो कैसे जीविकोपार्जन चलेगा? अब इससे अब कैसे चलेगा, अब क्या बताएं। अब 5 रुपए से हम 4 बजे से उठ के 5 रुपए से लेके 10 रुपए 20 रुपए तक हम लोग सुबह से लेके शाम तक कमाते हैं भैया। 5-5 रुपया इकट्ठा करके हम 1000, 2000, 1500 शाम तक हम इकट्ठा कर पाते हैं। उसमें हम अपना घर चलाते हैं और उसी में सामान भी लाते हैं। और अभी क्या बोलते हैं, कोरोना महामारी में हम लोन ले लिए थे दुकान के भरोसा में। अब हमारा कर्जा भी बढ़ गया है इधर और दुकान भी नहीं है, तो हम इस कर्जा को किससे मुक्ति मिलेगा अब? कितने का कर्ज है? हम तो ले लिए थे 20,000 लोन लिए थे। उसमें क्या है, दुकान का सामान में लगा लिए थे, कुछ सामान खरीद लिए थे। उस समय दुकान में कुछ सामान भी नहीं था, तो उसमें सामान भी भरे थे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ब्रिजबाला यादव है आपकी दुकान थी? जी। मेरी बेटी की दुकान है, मेरी दुकान नहीं है, मेरी बेटी की दुकान है। ये एक विधवा और बेसहारा महिला है। ये आज 8 साल से यहाँ दुकान लगा रही है। अब इसको कलेक्टर महोदय जी यहाँ से हटाया जा रहा है। अब मेरी बेटी कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी, उसका कोई रहने का ठिकाना नहीं है। मैं भी एक छोटी सी गांव, अंजनी नाम का गांव है, वहाँ मैं रहती हूँ। छोटी सी झोपड़ी है। और क्या बोलते हैं, इसकी बेटी भी 27 साल की है बेटी, लेकिन इसकी बेटी का ब्रेन ट्यूमर है। इसके इलाज के लिए 10,000 पैसा हर महीना लगता है। अब उसके लिए ये कहाँ से पाएगी पैसा, तो उसका इलाज करवाएगी। हर महीने 6,000, 7,000, 8,000 पैसा लगता है इसकी बेटी। अगर इलाज नहीं होगा तो लड़की को पहले पता होगा कि ये जगह अतिक्रमण क्षेत्र में आती है, जिला बन गया है, कभी न कभी दुकान हटा दी जाएगी। आज नहीं तो कल हटाई जाएगी। क्या व्यवस्था, कोई व्यवस्था तो करके रखे रहे होंगे? अरे मेरा छोटा सा घर है भैया, वो छोटे से घर में गुजारा चलाते हैं और कुछ नहीं है, बस हो गया। अब ये लोग का है, यहाँ दुकान जब से चलाए है ना, अब तब से यहीं रहने लगे। यहीं, वहाँ भी गुजारा नहीं होता, तब से यहीं अलग अलग यहीं रहना, खाना सोना सब यहीं है। उन लोग अलग रहते हैं, हम लोग अलग रहते हैं। अपना अलग कमाते खाते हैं, हम लोग अपना अलग कमाते खाते हैं। जवान लड़की को रोड के ऊपर थोड़ी ना रखेंगे, इसलिए इसकी बच्ची को मैं रख ली हूँ साथ में, तो बच्ची वहाँ मेरे साथ में रहती है। लोग कहाँ रहेंगे अभी? अब ये लोग कहाँ रहेंगे, कहाँ बताऊं मैं, कोई है ही नहीं, रहने का कोई जगह ही नहीं है, तो कहाँ जाएंगे ये लोग। और इतना सामान लेके कहाँ पे रखूंगी मैं भी, छोटी सी आवास की बात कर रहे हैं कि आज तक इनको आवास नहीं मिला? आवास नहीं, मेरे को खुद नहीं मिला, जबकि मैं बचपन से वहाँ रह रही, मेरे को आवास नहीं मिला है और इनको भी नहीं मिला है। आवेदन किया आपने? जी हाँ, हाँ नहीं मिला है। क्या कहते हैं जिम्मेदार अधिकारी? जिम्मेदार अधिकारी जो यहाँ के नगर पंचायत क्षेत्र में, नगर पंचायत क्षेत्र आता है आपका? नगर पंचायत नहीं आता भैया, वो ग्राम पंचायत क्षेत्र आता। जनपद से होगा। जनपद के अधिकारी क्या कहते हैं? अब क्या कहेंगे, आ ही नहीं रहे तो किसको दे कहते हैं। जब आवास ही नहीं आ रहा, बंद हो गया है, तो क्या दे, ऐसे कहते हैं। किस नाम से आवास के लिए अप्लाई किया था? मेरा नाम ब्रिजबाला यादव है, मैं ब्रिजबाला के नाम से। आपका अलग नाम था? ममता यादव सिमरक नाम से डाली थी। बिल्कुल देख सकते हैं जिला प्रशासन की कार्यवाही निश्चित तौर पर एक मानवीय संवेदनाओं के साथ कम से कम इन लोगों को जो ये छोटी छोटी गुमटियां चलाकर अपना रोजगार चलाते हैं, यहाँ पर 2 पैसे की आवक करते हैं, मानवीय संवेदना दिखाते हुए जिला प्रशासन को इनके लिए आवास की जो सुविधा है, जिला प्रशासन जब इन्हें हटा दिया यहाँ से, तो एक आवास की सुविधा कम से कम यहाँ इन्हें दिलाए। और इनके साथ साथ इनकी छोटी सी जो गुमटियां हटा दी गई, जिससे एक बताया इन्होंने कर्ज लिया हुआ है, कर्ज पटाने में अब काफी दिक्कतों का सामना होगा। और महिलाएं हैं रोड में, किस तरीके से अपना बसर करेंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है जिला प्रशासन के लिए। जिला प्रशासन को चाहिए कम से कम इनकी समुचित व्यवस्था कराए और इनके जीविकोपार्जन का भी कम से कम ध्यान देते हुए इन्हें एक रोजगार का जगह भी डिसाइड कर दे, जहां पर ये अपना रोजगार चला सके। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिला प्रशासन इस मसले पर क्या कार्रवाई करता है, कितनी संवेदनाएं दिखाता है। सुशांत गौतम, बीसीसी न्यूज, गौरला पेंड्रा, मरवाही। होली के त्यौहार में अब कुछ ही दिन शेष रह गए, यानी 4 दिन बाद 18 मार्च को होली का त्यौहार है। गौरला पेंड्रा मरवाही जिले में होली का त्यौहार महंगाई की वजह से अब बदरंग नजर आ रहा है। बढ़ती महंगाई से आम आदमी की जेब अधिक ढीली करनी पड़ रही है। त्योहारों से पहले दूध से बने मिठाइयों को जहां पंख लग गए हैं, तो वहीं मेवा आदि में भारी बढ़ोतरी हो गई है। रेस्टोरेंट व्यवसायी जहां ग्राहकों को इंतजार कर रहे, तो वहीं मध्यम वर्गीय परिवार अपने घरों में गुजिया का स्वाद भी लेने से कतरा रहे हैं। बाजार में कीमतें आसमान छू रही हैं। पिछले बार की तुलना की अगर बात की जाए
तो आटा, मैदा, चीनी, तेल, कमर्शियल सिलेंडर सहित अन्य सामग्री की कीमतों में 15 से 20% की बढ़ोतरी हो गई है। लगातार बढ़ती महंगाई ने भी होली के रंग को बदरंग करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है, जिसके चलते रंगों का त्योहार अब बदरंग होते नजर आ रहा है। जिस हिसाब से देख रहे हैं तेल का रेट लगातार बढ़ रहा है। हमारा चाहे खाने का तेल हो चाहे जलाने का तेल हो, दोनों में सस्ता वृद्धि है, जिससे 10 से 15% का उछाल आया है मिट्टी वगैरह में। उनकी लागत में भी बढ़ोतरी हुई है। जलाने के लिए जो रहता है डीजल वो भी महंगा है, बढ़ोतरी हुई है। और खाने के जो दूध ये लोग हमारे जो डेयरी लेते हैं, डेयरी प्रोडक्ट लेके आते हैं, दूध वगैरह लेके आते हैं, उनका लाने का ट्रांसपोर्टेशन महंगा है, इस वजह से वो भी महंगा है। समोसा वगैरह है या इसको तलने के लिए जो तेल होता है उनका भी रेट लगातार बढ़ता है। कॉमर्शियल सिलेंडरों की भी जो है वो कीमतों में भी कमर्शियल सिलेंडर जो है आपका पिछले हर महीने उनमें 100 से 200 लगातार वृद्धि होती चली जा रही है, जो हमारे मार्केट में बहुत बड़ा नुकसान है। इस वजह से हमने तैयारी आप खुद दे सकते हैं, जैसे भीड़ जैसा रहना चाहिए, 4 दिन बाद त्यौहार है, उसका बिल्कुल नहीं होता। आजादी के अमृत महोत्सव पर जीपीएम जिला समाज कल्याण विभाग एवं नगर पंचायत पिंडरा द्वारा विश्व महिला दिवस के अंतर्गत नगर के वरिष्ठ महिलाओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें अटल सभागार आजाद चौक पिंडरा में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नगर के बुजुर्ग महिलाएं उपस्थित रही, जिन्हें नगर पंचायत अध्यक्ष राकेश जलान, पार्षदगण अरुणा जायसवाल, राकेश चतुर्वेदी, मैकूब भरिया के साथ गोलू राठौड़ तथा समाज कल्याण विभाग के सहायक संचालक एसके मिश्रा द्वारा सभी का माल्यार्पण कर साल श्रीफल एवं मिष्ठान भेंट कर सम्मानित किया गया तथा विभाग द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम आयोजन में उपस्थित जरूरतमंद महिलाओं को सहायक उपकरण, व्हीलचेयर, स्टिक एवं श्रवण यंत्र भी प्रदान किया गया। आयोजन में विभाग के बहुउद्देशीय पुनर्वास सहायक कोमल सोनी, पुनर्वास सहायक नरेंद्र कश्यप सहित अन्य कर्मचारी भी उपस्थित रहे। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। जिले की हर खबर देखने के लिए बने रहिए बीसीसी न्यूज के साथ।